नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक घटना जिसने संवेदना को झकझोर दिया, एक घटना जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने शर्मसार करने वाली घटना कहा, बेहद शर्मनाक घटना कहा, एक घटना जिसने बिहार को शर्मसार किया। उस घटना से जुड़े कई सवाल आज भी झकझोरते हैं और आज भी बिहार के गलियारों में टहलते हैं। कई सवाल आज भी खड़े होते हैं उस घटना को लेकर। बातचीत कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड की, जिसको बेहद शर्मनाक घटना कहा जा सकता है, जिसको बेहद अमानवीय घटना कहा जा सकता है, जो बिहार को शर्मसार करने वाला घटना रहा। उस घटना से जुड़े कई सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को फटकार लगाई, बिहार सरकार की फजीहत हुई, बिहार पुलिस की फजीहत हुई, कई रसूखदार चेहरों के नाम सामने आए। एक बड़े पत्रकार की गिरफ्तारी हुई जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर। सवाल यही है कि क्या बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के चाबुक से चलेगी? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जिनको लगता है कि इस पूरे मामले पर सरकार का जो रवैया है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो संतोषजनक नहीं है, बिहार पुलिस की जो कार्रवाई है वो संतोषजनक नहीं है, और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट के तमाम फटकार के बाद वो संतोषजनक नहीं है। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार जी, जिन्होंने इस दिशा में कई एक PIL भी दायर किया है पटना हाई कोर्ट में, और इनका कहना है कि अब इन्होंने कई सवाल उठाए हैं। सवाल यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अब जो बिहार के बालिका गृह हैं उसका जिम्मा जो है सरकार खुद लेगी, सरकार खुद उसे संचालित करेगी, जबकि असल हकीकत यही है कि अब तक सरकार ने कोई इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। इनका एक और सवाल है कि सरकार ने और भी कई तरह की बातें कही थी। हमारे साथ बात करने के लिए सीधे संतोष कुमार जी हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है। संतोष कुमार जी का एक और गंभीर आरोप है, जो वो कह रहे हैं कि सीबीआई ने जिन लोगों को चार्जशीटेड किया है इस मामले में, वो उन्हीं लोगों को किया है जिसको बिहार पुलिस ने चार्जशीटेड किया था, और इनका कहना है कि कार्रवाई के नाम पर सीबीआई ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। तो तमाम सवाल हैं इस घटना से जुड़े हुए, जिस पर बातचीत करने के लिए खुद संतोष कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी संतोष जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। नहीं, सवाल ये है, जो 6 महीने करीब घटनाओं को गुजर गए थे, 30 मई को FIR हुआ था, बिहार पुलिस ने की थी। अब आपका जनवरी चल रहा है, करीब 6 या 7 महीने के करीब हो गए। 6-7 महीने के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट फाइल की है, तो फिर वही है जो मामला आपको मई जून में था, वो वही लोग हैं, जो वही ब्रजेश ठाकुर है। तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का ये था, जो पूरे के पूरे सिंडिकेट को आपको एक्सप्लोर करना, वो सिंडिकेट एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है जो एक बच्चों के साथ एक दिन की घटना हो तो मैं मान भी लेते हैं, जो नहीं है किसी खास सर्कमस्टांसेस में हुआ हो, लेकिन 34 बच्चों के साथ बलात्कार, और वो भी वर्षों से हो रहा था। और अभी भी जो चार्जशीट पे जो मामला निकल के आ रहा है, जो मीडिया में जो बातें निकल के आ रही हैं, जो छपी हैं, उसमें कहा जा रहा है जो सिर्फ वही नहीं, कोई गेस्ट आते थे तो भी उनके साथ बच्चों के पास भेजा जाता था, या उसका जो ड्राइवर हो, या उसका जो मेहतर हो, जो सफाई कर्मी हो, या और जो स्टाफ हो, या जिला लेवल। तो ये इतने व्यापक पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे जो चल रहा था, तो क्या ऐसा संभव है जो सिर्फ कुछ लोगों का ही उसमें हाथ हो? बल्कि उस समय मीडिया में बातें निकली आई थी जो बच्चों को बाहर भेजा जाता था, तो बाहर कहां भेजा जाता था? या निदेशालय को इतनी बड़ी घटना हो रही है और निदेशालय को कुछ भी नहीं पता? तो ये भी एक बड़ी गंभीर सवाल है। और यदि पता था तो भी कोई कार्रवाई नहीं किया, तो उससे भी बड़ा गंभीर सवाल है। आखिर ऐसा बार बार मैं बात करने की कोशिश करता हूं, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वो कुछ घंटे के लिए गई और सब कुछ उसको पता चल गया। 110 शेल्टर होम्स का सोशल ऑडिट हुआ था, जिसमें से मात्र 6 या 7 को उन्होंने सही बताया है। उसके अलावा 103-4 को उन्होंने बताया है जो बड़ी हालत खराब है, जिसमें से 17 शेल्टर होम्स को उन्होंने ग्रेव कंसर्न बताया था। सरकार ने फिर कोई कार्रवाई नहीं की उस पे। एक पे ब्रजेश ठाकुर का जो शेल्टर जो एनजीओ था, जो मुजफ्फर बालिका गृह, उस पर कार्रवाई हुई। उसके अलावा जो 16 था उस पर सरकार ने ग्रेव कंसर्न टाटा इंस्टीट्यूट ने किया, और 103 को तो बुरा हालात में है ही, जिसमें उसमें जब सरकार ने कोई नहीं किया तो माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो नहीं, 16 अन्य के शेल्टर होम्स पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, उसका भी बिहार सरकार ने विरोध किया था, समाज कल्याण विभाग ने विरोध किया था, करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बताएं, और उसी समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था जो हम सारे शेल्टर होम्स को हम
टेक ओवर करेंगे, हम सरकार खुद चलाएगी, और ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो। और अभी उस कदम में हमें नहीं लगता है जो अभी तक सरकार ने किसी को एक टेक ओवर किया हो। अपना भवन नहीं है, किराए के घर पे, किराए की बिल्डिंग्स में तो सरकार के बहुत सारे विभाग चलते हैं, तो बालिका गृह क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि एनजीओ भी लेता है तो वो भी किराए पे लेता है। तो आप उस दिशा में अभी भी कोई कदम सरकार को जो उठाना था वो नहीं उठाया है। और ये बार बार हमें कहने की कोशिश करते हैं, क्या ये 34 बच्चियां सिर्फ वो गरीब की थी या बेसहारा थे? क्या रसूखदार के होते? भगवान न करे किसी के घर में कभी भी ऐसी हालात हो, लेकिन क्या यही रवैया होता? क्या आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में रसूखदारों की भूमिका इस हद तक है कि सरकार के लिए कार्रवाई मुश्किल हो रही है, और तमाम फजीहत सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, या नहीं कर सकती है, या नहीं कर रही है? आप ये देखें, इस केस में माननीय जो पहले जो आपकी मंत्री थी मंजू वर्मा अभी जेल में है। मंजू वर्मा को बचाने की कितनी दिन तक कोशिश होती रही, जब बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि आपने इतने दिन के अंदर में उनको अरेस्ट नहीं किया तो डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा। तो इसके बाद मंजू वर्मा सरेंडर करती हैं। आप जब तक सुप्रीम कोर्ट हर एक अपने हियरिंग में उनको कड़ी फटकार लगाती है, तो क्या हर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही होगी? क्या हमारी या सरकार की या विभाग की कोई जिम्मेदारी या जवाब नहीं बनती है जो इस तरह के जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं? और दुष्कर्म करने का पूरा एक गिरोह है, पूरा एक सिंडिकेट है। आपने ये देखा होगा, एक अखबार में खबरें छपी, जो बीसेक्स का जो एड्स का है वही ब्रजेश ठाकुर है, वही संस्था है, वही लोग हैं जो यहां पे पटना में किसी और नाम से प्रोजेक्ट उठाते हैं, सीतामढ़ी में किसी और के, यहां पीके शर्मा करके उठाते हैं, वहां पीके शर्मा करके उठाते हैं। तो इस तरह की बात जानकारी होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेना, तो सहज समझने वाली बात है जो आप किसके प्रोटेक्शन में है? बच्चों के प्रोटेक्शन में है, जनता के प्रोटेक्शन में है, सिंडिकेट के प्रोटेक्शन में है। जब तक इस सिंडिकेट को नहीं तोड़ा जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसकी संभावना बिल्कुल खत्म नहीं होगी। और आज जब इतनी बातें, आप सहज अनुमान लगाइए, जो बातें मीडिया में इतनी आई, हाई कोर्ट इन्वॉल्व हुई, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटिन्यूअस सुनवाई करने के बावजूद भी जब यह रवैया है, तो सोचिए क्या हर घटना के बाद क्या होगा? मतलब अब क्या हर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही एक स्टेप आगे बढ़ेगी? एक तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, या जो अपेक्षा आपकी है कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो आप बता भी रहे हैं, आपने पीआईएल दाखिल किया है, तो क्या जो कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि राजनीतिक नुकसान का खतरा है? और दूसरी बात कि आपने पीआईएल दाखिल किया है, तो क्या कहा है आपने पीआईएल में? राजनीति क्या हुआ वो तो एक बात है, क्योंकि जैसे ही जब ब्रजेश ठाकुर का मामला आया था तो उन सबों के साथ फोटो दिखा था, कोई एक पक्ष दो पक्ष नहीं। मैं इसमें राजनीति की बात मैं नहीं लाना चाहता, राजनीति करना है, मैं एक सामाजिक, मेरा काम है सामाजिक है। तो उसमें जब जिस ब्रजेश ठाकुर को, तो ब्रजेश ठाकुर के फोटो तमाम तरह के लोगों के साथ दिखे थे, और ब्रजेश ठाकुर खुद भी इलेक्शन लड़ा हुआ, 2 बार वो लड़ा है, तो वो एक बात है। दूसरी बात जो हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट है जो एनजीओ को, उसी तरह के एनजीओ को सेलेक्ट किया जाता है जिसकी पैठ वहां तक होती है, तो वो उनको लगता है जो यदि हम कार्रवाई करेंगे तो कहीं हम तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हम फिर ये सिंडिकेट को पालेंगे पोषेंगे। ये सिंडिकेट को पालने पोषने का है, वो एनजीओ हो या मैं हूं या कोई भी हो। आप जनता के पैसे से जनता का बलात्कार कैसे हो सकता है? 34 बच्चियों को बलात्कार जो हुआ, वो जो पैसा खर्च हो रहा था, वो तमाम पैसे जनता के पैसे थे। वो 25-30 कार उसने लिया, वो जनता के पैसे से लिया गया था। ये जो आखिर क्या नॉर्म्स है, जो 1 फ्लोर का था उसको मिलना था, जो अभी 3 फ्लोर उसको तोड़ा गया है, तो आखिर उसको किस नॉर्म्स के बेसिस पे आपने बाल के चलाने के लिए दिया था? दूसरी बात, मनीषा दयाल को अभी जमानत मिली है। मनीषा दयाल की संस्था 2 साल मात्र पुरानी है, और मैंने कंपलसरी मैंडेट है जो जब तक 3 साल किसी संस्था को नहीं हो तब तक कोई भी शेल्टर होम चलाने की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, और बल्कि उसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसमें उसका अनुभव होना चाहिए। 2 साल में आपने कैसे दे दिया? ये तो सीधे किस तौर पर भी विभाग है, निदेशालय है। आप बताइए, निदेशालय के पदाधिकारियों पे, वरीय पदाधिकारियों अभी तक क्या कार्रवाई हुई है?
सरकार ने 6 महीने पे क्या, ये तो जो भी कार्रवाई करेगी कोर्ट करेगी, कोर्ट नहीं करेगी तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसके प्रोटेक्शन में लगे हैं, आप उस सिंडिकेट को पालन पोषण में उसको फ्लोरिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं जो सिंडिकेट बना रहे तो फिर ये घटना घटती रहे। तो मेरा तो गंभीर ये है, जो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आप एक शेल्टर होम्स का नहीं 16 अन्य शेल्टर होम्स को भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या, उसमें अभी तक मैंने पता सीबीआई ने एफआईआर किया है नहीं किया, फिर मैं देखता हूं उसका लीगल क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब ये देखना है जो अब इसकी पूरी मॉनिटरिंग अब सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसमें फिर आईए फाइल करके मैं देखता हूं उसकी कानूनी पहलू क्या होगा। लेकिन सरकार अपने तरीके से इस पे कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो सिंडिकेट है, ये जब तक सिंडिकेट नहीं टूटेगा तो ये मसला आज न कल फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार जी बात कर रहे थे बालिका गृह मामले पर। इनका आरोप है कि अब भी जो है सुप्रीम कोर्ट की तमाम फटकार और तमाम फजीहत के बाद भी सरकार की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, और सरकार वो कार्रवाई शायद नहीं कर रही है जो करनी चाहिए। सीबीआई ने भी अपेक्षा के अनुरूप कार्रवाई नहीं की है और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की है। इसी को लेकर इन्होंने पीआईएल दायर किया है, और शेल्टर होम और बालिका गृहों के नाम पर, एनजीओ के नाम पर जो गोरख धंधा बिहार में चल, गोरख धंधा इसलिए कि अब तकरीबन ये साबित हो चुका है पटना शेल्टर होम का मामला सामने आने के बाद और बालिका गृह मामला सामने आने के बाद गोरख धंधा चलता है, अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका होती है। तो तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रहे थे और इन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया है। ये सवाल वाकई बहुत अहम हैं और इसके जवाब जाहिर है आने चाहिए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद।